कर सकते हो क्या कि आपके क्लास के बच्चे उदंड हो? कल्पना कर सकते हो क्या? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आज अगर आप क्लास में बैठो और आप उदंड हो जाओ तो ये आपका कल्पना सार्थक है क्या? आपका कल्पना सार्थक है क्या? नहीं। तो अगर आपके मन के अंदर यह भाव है, आपके अंदर आपके मन में यह सोच है कि आपके बच्चे अगर आपके सामने उदंड नहीं हो तो आज आपको वह परिचय क्लासरूम में देना है कि आप चाहते क्या हो, आपकी सोच क्या है। यह जो बीएड आप करने आए हो इसका पहला लर्निंग यही स्टार्ट होता है कि आपको आपके वेशभूषा से, आपके रहन सहन से, आपके आचार विचार से आपको एक शिक्षक बनाना है। देखो सब्जेक्ट का नॉलेज, अच्छा आप में से देखो अदरवाइज नहीं लेना, आप में से पीजी कितने लोग हैं वहां दिखाना? अच्छा यूजी 60% एवं कितने लोगों का है? %70? यूजी 70%? 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक, बहुत अच्छा। देखो ये जो मैं इसलिए पूछा कि आपका जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहे हैं यूजी में, पीजी में, जो भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहे हैं, चाहे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, बायो हो, जियोलॉजी हो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहे हो, मैथमेटिक्स हो, लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, जो भी, ये आपका सब्जेक्ट है। आपने उन सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, यहां आपको सब्जेक्ट का कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला। आपको यहां कोई इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ाने वाला, कोई यहां हिस्ट्री सिविक्स नहीं पढ़ाने, कोई मैथमेटिक्स या बायोलॉजी पढ़ाने वाला नहीं। इस जगह पे आपको वो बताने वाला है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ाओगे कैसे। आप जब यहां आए हो अब बोलोगे कि जब सब्जेक्ट नहीं पढ़ना तो मुझे आना क्यों है, यहाँ बीएड है क्या? तो यहां पर इस जगह पे आपको वो पढ़ना है कि आपको अगर हिस्ट्री पढ़ाना है तो आप हिस्ट्री पढ़ाओगे कैसे। आप हिस्ट्री के टॉपिक्स का, आप उस सब्जेक्ट के किसी टॉपिक का प्रस्तुतिकरण कैसे करोगे। आप जब क्लासरूम में जाओगे तो आप जैसे बैठे हो मेरे सामने, आप यहां 70-80 लोग बैठे हो, आप इमेजिन करो कि आपके सामने आप यहां हो और आपके सामने ऐसे स्टूडेंट बैठा है। आप थोड़ा देर सोचो उसको, जो मैं कह रहा हूं मेरे साथ थोड़ा सोचने की प्रक्रिया को लाओ। आप यह सोचो कि आप में से हर कोई यहां खड़ा है और आपके सामने इसी तरह 70-80 लोग ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति अलग अलग घरों से आया है, हर घर का एक अपना इन्वायरमेंट होता है, एक क्लाइमेट होता है या नहीं होता? हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट्स अलग अलग सोसाइटी से आया है। सोसाइटी मतलब वो अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, अपने ये से, हर एक मोहल्ले का अपना एक कल्चर होता है या नहीं होता है? हर व्यक्ति का, हर बच्चे का, हर स्टूडेंट्स का बात करने का अपना एक टोन होता है या नहीं? हर स्टूडेंट्स का, हर लोगों का ये जो है ना, इसकी एक कैपेसिटी होती है सोचने का और विश्लेषण करने का और फिर उसे समझने का। इसकी एक कैपेसिटी होती है जो सब में डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है ना? या सबका एक होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। तो जब आप क्लासरूम में आते हो, आप जब यहां खड़े होते हो और आपके सामने जब डिफरेंट टाइप के ऐसे लोग हैं, तब आपके पास क्या ऐसी ट्रिक होगी, कौन सा ऐसा वर्ड होगा, कौन सा ऐसा सोच होगा जो आप बताओ और सबको समझ में आ जाए। आप बताओगे, हम तो एक ही है ना, जैसे आप डिफरेंट जगहों से आए हो, मैं भी तो उसी तरह आप में से डिफरेंट हूं। मेरा भी अपना एक परिवेश रहा, मेरा भी अपना एक हाव भाव रहा, हमारा भी
मस्तिष्क का कैपेसिटी है, हमारी भी अपनी भाषा है, हमारा भी अपना कल्चर है, सब जैसे आपका डिफरेंट, मेरा भी उसी तरह अलग है। मेरा तो आप में से किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। तो मैं ऐसा कैसे, किस चीज को कैसे लेकर आऊं, कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे आपको समझाऊं कि आप सबको वो बात समझ में आए। उसके लिए मैं कौन सा उदाहरण इस्तेमाल करूंगा, मैं कैसे रीड कर पाऊं कि वो सामने वो बैठा हुआ है, वो बेंच के एकदम पीछे में, वो क्या समझ रहा है, ये मैं कैसे समझ पाऊं। आप में से यहां बैठे हुए है ना, कौन क्या समझ रहा है, अगर बताओ तो मैं एक आपको उठा के कहवा दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका मैं इस तरह का कोई टेस्ट नहीं लेने जा रहा हूं, लेकिन मैं कर सकता हूं। आप यहां जितने बैठे हो उसमें से मैं किसी को भी उठा के कह सकता हूं कि सोच क्या रहा, लेकिन ऐसा करना यह इस परिस्थिति का डिमांड नहीं है ना। लेकिन आपको यह समझने की कैपेसिटी डेवलप करने के लिए यहां आना है। जो आज मैं कह रहा हूं दावे के साथ आपसे कि मैं यहां किसी को भी मैं बोलूं कि उठा करके, आप अगर ट्राई करना चाहते हो, किसी को मैं उठा के मैं अभी बता दूं पूरा उसका एक्सरे को सोच क्या रहा है। जितना देर से मैं यहां कहना शुरू किया हूं तब तक वो हमारी कितनी बातों को समझा और कितनी बातों को नहीं समझा, और मैं ये करता हूं। आप लोगों को कभी व्यक्तिगत रूप से बसंत से बात करने का मौका लगेगा तो करना। मैं अपने हर स्पीच के बाद उन्हें एक रिपोर्टिंग देता हूं कि मेरी बातों को किस लोगों ने सुना है और किसने नहीं सुना, और किसने सुना है तो किस स्तर तक सुना है, क्योंकि आपके एकेडमिक हेड हुई है, इसलिए मैं उन्हें ये बताता हूं। मैं अपने हर स्पीच के बाद उन्हें बताता हूं। आप अगर समझ रहे हो कि मेरी नजर से कोई छूट रहा है, ऐसा नहीं है। अलग बात है कि मैं किसी को नाम से जान रहा हूं, किसी को पहचान तो सबको रहा हूं। आप में से नए जितने लोग हैं, मैं किसी को भी बाय नेम नहीं, एक आध जो 2-4 बार मुझसे मिले होंगे मैं जान रहा हूं, लेकिन वो भी नहीं, लेकिन जान जाऊंगा सबको, लेकिन हमारी नजर सब पे है। ये जो चीज है, मैं सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा हूं, यही चीज आपको करना है, यही क्षमता आपके अंदर लानी है। आप भी वो कर पाओगे कब, जब आप खुद को करने के लिए तैयार करोगे। जब तक आप नहीं करोगे नहीं कर पाओगे। तो यह जो काम आपको सीखना है, उसके लिए आपको यहां आना है, उसकी ट्रेनिंग आपको यहां लेनी है, जो आपको घर में बैठ कर नहीं मिल सकता, जो आपको किताब पढ़ने से नहीं मिल सकता है। वो जब भी मिल सकता है, आपको अभ्यास से मिल सकता है, आपको प्रैक्टिस से मिल सकता है, आपको डिस्कशन से मिल सकता है, आपको एक दूसरे के साथ क्रिटिज्म कर करके, एक दूसरे का तुलनात्मक अध्ययन करके, विश्लेषण करके, तो आप लोगों को मिल सकता है। अभी आज जो सीनियर बैच है, उनका कुछ दिन से माइक्रो टीचिंग का क्लासेस चल रहा है। जो लोग आ रहे हैं उस क्लासेस में, वो समझ सकते हैं कि क्लासेस का इंपॉर्टेंट क्या है। जो लोग नहीं आ रहे हैं, वो तो भाई आर्यभट्ट है, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, उनके पास तो सारा चीज स्वतः मौजूद है। लेकिन कोई बता सकते हो कि माइक्रो टीचिंग क्लास का आपके इस पूरे मतलब सीनियर बैच से मैं कह रहा हूं कि आपके अब तक के मतलब बीएड को जितना आपने समझा है या समझने का प्रयास किया है, या बीएड को आप नहीं समझ रहे थे या आगे आप समझ पाओगे, इन सब चीजों का कोई असर माइक्रो टीचिंग क्लासेस से आपके ऊपर पड़ा है, ऐसा कोई बताओगे? स्वाति, सब जगह तुम ही हाथ उठाओगे जी। अरे पीछे तुम लोग सच में प्रसाद खाओगे क्या? पहले पीछे ले जाके दीजिए तो उधर माइक, फिर तो स्वाति क्लास नहीं, उधर दीजिए, वो तो किए नहीं, उसको सुबह को दीजिए, सुबह को दीजिए, सुबह को दीजिए। अरे जो की है वही बताएगी ना।
हम स्पेसिफिक एकदम माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग क्लासेस से, मेरे क्वेश्चन को समझो, माइक्रो टीचिंग क्लासेस से तुम्हारे बीएड के फर्स्ट डे और अब तक बीएड का जो सफर तुम तय की हो या आगे बीएड में जो समझोगे या जो करोगे या एक टीचर के रूप में तुम्हें किस रूप में आना चाहिए, क्या इसका कुछ भी अंश तुमको माइक्रो टीचिंग क्लासेस से मिला, उससे तुम कुछ समझ पाए या नहीं समझ पाए, या फिर समझी हो तो क्या, ये बताना मुझे, और कुछ नहीं समझो तो फिर एक लाइन में खत्म है कि सर हम कुछ समझे नहीं। अगर इन सब चीजों को का कुछ चीज कोई अंश तुमको माइक्रो टीचिंग क्लासेस से मिला हो तो वो बताओ। इससे हम लोग को हर स्किल का पता चलता है। क्या पता चलता है? सर ये हमारे अंदर जो भी कमी है वो दूर करता है। और कोई रेगुलर क्लास माइक्रो टीचिंग क्लास में दीजिए उधर बगल में वहां। सर पहले क्या था कि जिससे हम भीड़ को देख करके मतलब इम्बैलेंस फील करते थे, मतलब डर लगता था, लेकिन अपनी क्लास में ही अपने ग्रुप को फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाते हैं, जो कि पहले मतलब सोचे भी नहीं थे कि इतना सारा पर्सन को एक साथ फेस करना। अगर मैं भी माइक लेकर के बोल भी रही हूँ तो वो माइक्रो टीचिंग या फिर ये बीएड का कोर्स का ही मतलब ये है परिणाम है कि आज मतलब इतने सारे बच्चों के सामने कुछ बोल पा रहे हैं। तो सर ये मतलब लाइफ का बेस्ट ही बोला जा सकता है, जिसके कारण जो हम सोचते ना कि वो बीएड के दौरान मतलब इतने सारे बच्चों को फेस करना, अपना सब्जेक्ट में बातों को स्पष्ट रूप से सबको बताना, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट रहा है। तुम्हें इधर आगे दीजिए तो संजू को। सर मेरे अनुसार अभी तक का मतलब जब से मैं बीएड ज्वाइन की हूँ तब से लेकर आज तक लाइफ की सारी चीजें सीख चुकी हूँ। मतलब 3rd सेमेस्टर तक मैं अभी तक सारा कुछ अपने अनुभव में देखी हूँ या फिर समझ पाई हूँ। जैसे कि डांस का ही अनुभव मैं अपने स्कूल में ही मतलब कर पाई थी या फिर देखी थी। उस टाइम सभी स्टूडेंट को मतलब सिंगल नहीं मिल पाता था, और यहाँ पर है कि अपने मन से जो भी कुछ करना चाहते हैं वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। उसी प्रकार टीचर को बनने के लिए भी मतलब जो भी कहा जाए वो कैसे अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर लाए या फिर इतने सारे बच्चे को हैंडल कर सके, ये सब बीएड में ही आकर सीख पाए हैं। सर मैं माइक्रो टीचिंग के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। माइक्रो टीचिंग क्लास वो क्लास है जहाँ पे हम बच्चों को डिफिकल्टी से नहीं सिखाते। यहाँ पे सब बहुत से ऐसे कुछ हैं जो टीचर ऑलरेडी हैं और मैं भी पढ़ाती थी, किंतु कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने का तरीका कैसे होना चाहिए, कैसे समझाने का तरीका होना चाहिए, हम किस ढंग से बच्चों को समझाएं कि उसके दिमाग में प्रवेश करे। जो हम लोग प्रस्तावना कौशल पढ़े हैं वो आज तक हम पहली बार यहाँ पे देखे हैं। अगर यदि कोई टीचर डेमो क्लास देने जाता है तो सबसे पहले वो नोटिस करता है या ये रेगुलर स्टूडेंट है या नहीं, इसके अंदर सारे कौशल है या नहीं, ये सीधे आके व्याख्या कर रहे हैं या अपने कौशलों का सदुपयोग करते हुए सारे कौशलों का प्रयोग कर रहा है। मैं यहाँ आके यही सीखी हूँ कि हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, किस तरीके से समझाएं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। बीएड की फर्स्ट टाइम एडमिशन से बता रही हूँ मैं। बीएड एडमिशन लेने के बाद से ही सारे एक्टिविटीज धीरे धीरे एक टीचर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाने से लेके नहीं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हर फर्स्ट सेम से ही हमारी स्टार्ट हो जाती है कि हर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हमारी कराई जाती है हमें सीखने के लिए, और ताकि हम अपने आने वाले जो स्कूल में पढ़ाएंगे वहाँ के स्टूडेंट को भी सिखा सके और उन लोगों से करवा सके।
और माइक्रो टीचिंग सबसे बड़ा रोल होता है बीएड का। अगर जो माइक्रो टीचिंग नहीं की है तो अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। वो कहीं भी अगर अच्छे स्कूल में जा रहे हैं और टीचर बिना डेमो क्लासेस की उनकी कभी सिलेक्शन नहीं होती है, तो माइक्रो टीचिंग नहीं की है तो मेरे हिसाब से वो अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो डेमो क्लासेस वो अच्छे नहीं दे पाएंगे, अगर अच्छे सेलेक्टर वहाँ पे बैठे हुए तो। और माइक्रो टीचिंग करने से हमारी सारे एजुकेशंस और स्टूडेंट को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे क्लासरूम को कंट्रोल करना है, उनमें क्या क्या एक्टिविटीज डालनी है, क्या संस्कार देने, ये सारे माइक्रो टीचिंग के अंदर हमारे सिखाए जाते हैं। देखो, मैं जैसा कह रहा था सबसे पहला अभी मैं कहा कि आप जो आपके सामने, मैं कहा कि मेरे साथ साथ आप लोग सोचो, तो आप लोगों ने क्या सोचा होगा, नहीं सोचा होगा, सभी लोगों ने सोच लिया। लेकिन सोचने का विषय यह था सिर्फ कि जब मैं यहां आऊंगा, आप जब यहां अपने आप को रखे होंगे, तो सबसे पहला चीज जो आपके सामने आया होगा वो आप सोच रहे होंगे उसका एक्सप्लेनेशन, उसका जो है प्रस्तुतिकरण, कि आप उसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हो, आप कैसे उस चीज को रख रहे हो लोगों के सामने, ताकि वह सारा विषय जो है वो आपके बच्चों के पास चला जाए। आपके सामने किसी क्लास का एक लिमिटेड पीरियड होता है ना, 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, जैसा जब पीरियड तय किया जाता है। आइडल पीरियड जो है वो 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है। तो आपको 45 मिनट के अंदर अगर आप टॉपिक लिए हो, है ना, अगर सपोज दैट आप हिस्ट्री के टीचर हो और अगर आप हिस्ट्री का कोई ऐसा टॉपिक आप उठा ले, आज आपका क्लासेस था, आप लेकर के पढ़ाने चले गए, आप इंग्लिश के टीचर, किसी लैंग्वेज के टीचर हो, इंग्लिश का, हिंदी का, किसी सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट के टीचर रहे हो, आप क्लास में चले गए, आप एक टॉपिक उठा लिए, अब उस टॉपिक को आप किताब लिए, आप पढ़ना शुरू कर दें, आपका 45 मिनट में आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर आपके पास उसकी तैयारी होगी और आपका प्रस्तुतिकरण अगर होगा, तो आप एक टॉपिक को पूरे तरीके से डिफाइन कर देंगे उन मुद्दों पे लाकर जिस मुद्दे को बच्चे समझ जाए। अभी मैं जैसे आपके सीनियर से पूछ रहा था माइक्रो टीचिंग, अभी आप लोग को लग रहा होगा माइक्रो टीचिंग है क्या? आप लोग भी जब आओगे माइक्रो टीचिंग में तो समझोगे कि ये माइक्रो टीचिंग है क्या। माइक्रो टीचिंग उस स्टेज पर जाकर वह एक पार्ट है, जब आप इधर से सीखते हुए जाओगे तो 3rd सेमेस्टर में जाने के बाद माइक्रो टीचिंग वह पार्ट है जहां आपके इन जो अभी तक जो सिखाया जाता है उसका प्रैक्टिकल रूप आपके सामने आता है। अभी जैसे पीछे कह रहा थी कोई कि मतलब जो है बच्चों के सामने हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो मेरा है वो मजबूत हो गया कि मैं पढ़ा सकती हूँ, और जब आप लोग प्रैक्टिस टीचिंग में जाओगे तो ये कॉन्फिडेंस और मजबूत हो जाएगा। तो ये लेसन जो है यही है कि आपको करना क्या है, आप करेंगे कैसे, हर एक चीज स्टेप बाय आपके सामने मौजूद है और स्टेप पर आपको जाकर के उसको पूरा करना है। और जब आप उसे पूरा करोगे, एक बात इधर से आया बहुत अच्छा, देखो जब आप किसी को सुनते हो ना, तो मैं सुनता तो सबको हूं, जब मैं आप लोग कह रहे हो तो मैं सुनता हूं, लेकिन सुनता हूं तो ऐसा नहीं कि मैं पूरा रिपीट में कर जाऊं, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस कहे हुए बात में कुछ एक चीज मैं हर किसी का नोट कर लेता हूं। अभी स्वाति ने जैसे कहा कि आप जब कहीं टीचर के लिए जाओगे या कहीं वैकेंसीज में जाओगे तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा या डेमो क्लासेस देनी पड़ेगी। तो जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, आपके अंदर स्किल नहीं होगी, तो आप दे पाओगे क्या? नो। आज आप में से कितने लोग मानते हो कि हम बीएड कर लिए और उसके बाद कल मेरे पास सरकारी नौकरी रखा हुआ है? कितने लोग मानते हो? कोई नहीं मानते। तब आप करोगे क्या? बेकार बैठोगे? नहीं, ये भी नहीं मानते हो।
फिर क्या करोगे? फिर आपके पास बचता क्या है? आपका स्किल, यही तो बच जाता है। अगर सरकारी नौकरी आपको मिलेगा नहीं, आप बैठोगे नहीं, तो फिर बचता क्या है आपके पास? आपका स्किल। मतलब आपका स्किल, सीधी सीधी बात है, आप प्राइवेट स्कूल में अप्लाई कर लो, आप कोई कोचिंग चला लो, आप ट्यूशन कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब वो चीज अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप पूजे जाओगे, अदरवाइज आप फेंक दिए जाओगे। अभी आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं बताता हूं। अभी 2018 में एक सर्वे हुआ था, ठीक है ना, उसकी रिपोर्ट आई थी 2018 में। सर्वे हुआ था 17 में, बट रिपोर्ट आई थी 18 जनवरी में। सर्वे था कि जो मतलब इंजीनियरिंग वर्ग के जो लोग हैं, जितने बच्चे पास आउट हो रहे हैं उतनी वैकेंसीज क्रिएट नहीं हो रही है। तो कंपनियों से पूछा गया कि भाई आपके पास वैकेंसी नहीं है क्या? तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा मेरे पास वैकेंसी तो है। तो ये श्रम मंत्रालय ने वो करवाया था सर्वे, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और उस मतलब मुख्य भूमिका में था और कई यूनिवर्सिटीज उसमें थी। तो उसमें कहा गया कि भाई ये जो आपके पास अगर वैकेंसीज है तो मेरे बच्चे इतने बेकार हैं, इतने लोग पास आउट हो रहे हैं प्रतिवर्ष, तो आखिर क्यों आप नहीं दे रहे हो? नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? क्या लोग अप्लाई नहीं कर रहे? अप्लाई भी कर रहे हैं। तो सर्वे आया, उसका एक रिपोर्ट आया, जब सर्वे किया गया रिपोर्ट आया तो आप अमेजिंग विश्वास नहीं करोगे, 92% पास आउट स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं पाया गया नौकरी करने के लिए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड सर्वे की मैं बात कर रहा हूं, भारत सरकार का ये सर्वे है। 92% इंजीनियर्स पास आउट बच्चे एलिजिबल नहीं पाए गए, योग्य नहीं पाए गए उस कंपनियों में नौकरी करने के लिए। सर्टिफिकेट तो है, डिग्री तो आपके पास है, बीटेक एमटेक आपके पास सब कुछ, लेकिन उसे फ्रेमिंग करने लायक उसे आप फ्रेमिंग करो, लगा दो, आपके काम के लायक नहीं रहा हो। अब जो 8% बचता है, 92% अगर एलिजिबल नहीं हुआ तो कितना बचा? 8%। अब विश्वास करो कि इसी 8% में IIT भी, NIT भी, बड़ी बड़ी तमाम इंस्टीट्यूट उसी 8% में। मतलब हम किसको धोखा दे रहे हैं? आप इसका दूसरा पार्ट उठाओ कि हम किसको धोखा दे रहे हैं। पहले तो हमने पेरेंट्स को धोखा दिया, लोग बैंक से लोन करा के बेचारे, बाप बोले कि भेज दो कोटा, भेज दो बेंगलोर, भेज दो ऐसे बड़े बड़े सिटीज में जहां नहीं हो रही है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोग कभी पेरेंट्स के दर्द को समझे कि पेरेंट्स अगर 10 रुपया देता है अपने खर्चे को बैलेंस करके, तो कैसे देता है? या आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो खुद से भी कमा के अपना काम कर रहे होंगे। कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो नहीं है। तो जब आप आते हो और आप अपना बजट बनाते हो तो आपको यह महसूस तो होता होगा कि जब मेरा जब इनकम ऑफ सोर्स जब लिमिटेड है हमारी, और जब उस इनकम ऑफ सोर्स लिमिटेड सोर्स में हम अगर उसमें से कुछ खर्च एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो पैसा आ कहां से रहा? और अगर इस पैसे के अनुरूप अगर हम रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, इस पैसे के अनुरूप खर्च किए हुए पैसे के अनुरूप अगर हम परिणाम नहीं ले पा रहे हैं, अगर किसी गार्जियन ने किसी ने लोन लेकर, कर्ज लेकर के अगर मुझे पढ़ाया है और अगर मैं पढ़ करके उसे जिस सर्टिफिकेट के लिए मुझे पढ़ाया जा रहा है, अगर उस सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं उसे रिजल्ट नहीं दे पाऊं, रिटर्न नहीं दे पाऊं, तो मैं किस लायक हूं? कभी सोचा है आप लोगों ने? कभी सोचो। मैं बार बार फिर उसी बात पर आके मैं रुक जाता हूं और मैं कहता हूं कि पहले खुद के लिए क्या है इसको सोचो, और खुद को देना क्या है यह निर्णय करो। अगर ये दो बात आप लोगों कर लिए, खुद के लिए क्या है अगर वो सोच लिए और खुद को देना क्या है, अगर इस निर्णय पर आप आ गए तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि आपका साक्षात्कार खुद से हो चुका होगा। और एक बात जो
जो मैं शुरू में कह रहा था कि आप अभिमान और स्वाभिमान को कितने लोग परिभाषित कर सकते हो, ईगो क्या है, तो मैं कहता हूं ईगो बैलेंस होना चाहिए और स्वाभिमान, अभिमान को आप स्वाभिमान में कन्वर्ट करो। कॉन्फिडेंट को लोग अभिमान बना देते हैं। मैं कहता हूं कि किसी के अंदर विश्वास होना चाहिए, किसी पे आपको विश्वास होना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आपके अंदर आत्मविश्वास है, अगर आपको स्वयं भय है तो निश्चित तौर पर आप स्वाभिमानी हैं। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आपको अगर स्वयं भय नहीं है, तो आप स्वाभिमानी नहीं हो। ये एकदम क्लियर है, क्योंकि ये दो चीज के बगैर आपके अंदर स्वाभिमान हो ही नहीं सकता। और आत्मविश्वास आपको तब तक नहीं हो सकता है जब तक आपको विषय वस्तु का जानकारी नहीं हो। आपके अंदर आपको आपके विषय की नॉलेज नहीं हो, तब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं हो सकता है। जैसे फिर मैं आता हूं जगह पे कि अगर आप एक टीचर हो, अगर आप क्लास में गए हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो और जिस चैप्टर को आप पढ़ा रहे हो उसका आपको नॉलेज ही नहीं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास तो आएगा ही नहीं, आप पढ़ा ही नहीं पाओगे। तब क्या करोगे? आप स्वाभिमानी हो पाओगे क्या? कभी नहीं। क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि आपका स्टूडेंट समझ जाएगा कि ये तो कुछ जानता नहीं है, मास्टर तो बेकार है, आया 45 मिनट ऐसे ही घंटे बिता के चला गया, कुछ पढ़ाया भी नहीं। और सर जैसे कोई मीडिया के लोग पहुंच जाएंगे, कहेंगे कि फ्राइडे बताओ, तो बोलेगा FRD आई, और वो फिर टीवी चैनल पे चलेगा कि फलाने स्कूल के टीचर तो फ्राइडे और संडे का स्पेलिंग भी नहीं बता पाया। तब लोग ढूंढेंगे कि आखिर ये कहां पढ़ा था। तो आप सोचो कि आप खुद के साथ कितने को सम्मान देते हो और खुद के साथ कितने को अपमान देते हो। मैं फिर शुरुआत में आता हूं कि आपने कभी जीवन में ऐसा कुछ किया है क्या जब आपको लगे कि कोई मुझे देख रहा है? तो चूंकि आपकी सोच कुछ विषम स्थिति में रहती है हमेशा, तो आप नेगेटिविटी को ज्यादा सोचते हो। आप कभी भी अपने आप को पॉजिटिव थॉट के साथ रखना नहीं चाहते हो। और क्यों? फिर मैं दोहराता हूं कि आप सबों ने शब्द के अर्थ को उस समझते हुए इतना शब्द को तोड़ दिया है कि शब्द अर्थहीन हो गया है। शब्द का कोई अर्थ बचा ही नहीं है। और शब्दों का अर्थ अगर समझना हो तो मैं हर किसी से कहता हूं कि एक शब्द है जिससे शब्द का अर्थ समझ सकते हो, और वो सिर्फ है सिर्फ मां। आप सभी कभी एक बार मन से उच्चारण करो, दिल से कहो मां और मम्मी। व्यक्ति वही है सामने जो आपका खड़ा है। आप ये दो शब्द दिल से कहो, एक कहो मां, एक कहो मम्मी, एक कहो मॉम। और ये दोनों शब्द को कहने में जो आपके अंदर भाव आएगा ना, इस भाव को एहसास करो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं समझने की आवश्यकता नहीं है। ये है शब्द की ताकत। आप जब गुरु कहते थे कि किसी को गुरु कहते हो ना, तो आपके अंदर मन में जो भाव आता है, और जब आज कहते हो ना, किसी से पूछते हो तो फैकल्टी का क्या नाम है जी, तो वो जो फैकल्टी के प्रति जो सम्मान है, तो गुरु या शिक्षक कहने के प्रति जो सम्मान है, वो फैकल्टी कहने में नहीं आता। यह है शब्दों की ताकत। आप महसूस करो उसे। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि अगर जब आप, चूंकि आप एक जीव हो और जो पशु है वो भी जीव है, लेकिन आप में और उसमें अंतर क्या है? सिर्फ एक अंतर। बाकी वो जितना काम करता है उतना काम हम भी करते हैं, हम जितना करते हैं उतना वो भी करता है। उसमें और हम में सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है। वह अंतर इतना है कि हमारे पास एक मस्तिष्क है जिससे मैं किसी चीज को सोच सकता हूं, और उसके पास जो मस्तिष्क है बट उस किसी चीज को सोच नहीं कर सकता है। मैं उसकी विवेचना कर सकता हूं, वो उसका विवेचना नहीं कर सकता।
बात है कि कोई ऐसा काम नहीं है जो हम करते हैं वो नहीं करता है। हर एक काम जन्म से लेकर मरण तक पशु भी जो वही करता है जो हम सिर्फ एक करता है। इसीलिए हम इंसान हैं और वो पशु। तो हमारा इंसान होने का जो पहचान है वो हमारे पग पग पर आना चाहिए, हमारे बात में आना चाहिए, हमारे व्यवहार में आना चाहिए, हमारी हर इस एक्टिविटी पे आना चाहिए जिसके लिए हम होते हैं। और आप जिस क्षेत्र में जाते हो, देखो आप ऐसा मैं कहता हूं, भगवान न करे किसी को अस्पताल या किसी को कोर्ट कचहरी जाना पड़े, लेकिन गए सभी लोग होंगे, देखे सभी लोग होंगे, लेकिन जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक कोट से पहचाने जाते हैं, व्हाइट कलर का ऊपर से लटका होता है, लोग पहचान लेते हैं कि यही डॉक्टर है। नर्सेस जो है वो अपने पोशाक से पहचाने जाते हैं, वार्ड बॉय अपने पोशाक से पहचाने, हर एक व्यक्ति अपने पहनावे से, अपने एक्टिविटी से पहचान लिया जाता है कि ये क्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो उसकी पहचान के लिए एक यूनिफॉर्म तय किया गया जिससे वो पहचाना जाता है। वहां और भी भीड़ है। एक शिक्षक ही ऐसा है जो बगैर किसी पोशाक का पहचान लिया जाता है। बोलो मैं गलत कह रहा हूं क्या? फिर आखिर क्या है, कौन सा गुण है कि शिक्षक बगैर किसी पोशाक का पहचान लिया जाता है? जब आदमी चलता है ना तो लोग कहते हैं अरे ये मास्टर लग रहा है, कहाँ का है नहीं है वो नहीं पता, लेकिन लग रहा है कोई टीचर होगा क्या। तो फिर मैं याद आपको दिलाऊं जो अभी मैंने कहा, तो इसलिए कि आप जो एक शिक्षक होता है वो शिक्षक अपने आप को उस आईने की तरह बना लेता है जो कभी झूठ नहीं कहता है। उसके सामने जो खड़ा होता है उसे उसी का प्रतिबिंब दिखता है और उस व्यक्ति का, उस व्यक्तित्व का अनुकरण हर बच्चा करता है, हर व्यक्ति करता है, हर बूढ़ा बुजुर्ग करता है। आज तो शायद कमी हो गई है इन बातों का, हम लोगों के दौर तक वो चीज रहा था, है ना, कि गली से अगर कोई शिक्षक गुजर जाए तो उस गली पे कोई चाहे वो 80 साल का बूढ़ा ही क्यों नहीं हो, उसको उठ के उसको प्रणाम करना ही करना। अब तो आप उसे भी नहीं करते हो जिससे आप पढ़ रहे हो। करते हो या बात है, फॉर्मेलिटीज करते हो, मन में भाव नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप शब्दों को व्यर्थ कर दिए, अर्थहीन कर दिए, इसीलिए वो भाव आपके अंदर नहीं आ पाया। और एक चीज और मैं बताऊं कि जब तक किसी चीज के साथ आपका इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं होगी ना, तब तक आप उस चीज को नहीं पा पाओगे। उस कहानी के तरफ कि जब उसमें इमोशनल कनेक्टिविटी थी तो उस और 3 बजे सुबह भी पहुंच गया, है ना। अगर और इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं थी तो 6 बजे सुबह भी जगाने से वो 6:15 बजे था।